Hello students, today we will start with class 8th civics chapter number 1st, the Indian Constitution. In our last part we were discussing about the significant reasons why we need a constitution. So today I will tell you about the main features of the Indian Constitution. Indian Constitution की क्या विशेषता हैं, इनको जानने से पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे आपको बताया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ ऑफ बुक, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक कानून की किताब है जिसमें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन मेंशन है जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री को किस तरीके से गवर्न करना है. तो जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी थी, और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, ये इसके स्थायी सदस्य थे. और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. तो अब हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर की फीचर्स. सबसे पहले 20th सेंचुरी के आते आते जो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हो चुके थे, काफ़ी पुराने हो चुका था. तो फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग जो नेशनलिस्ट थे इस चीज़ पर विचार कर रहे थे कि अब जब भारत स्वतंत्र होगा, ठीक है, तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी नेशनल मूवमेंट चल रहे थे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए. ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस थे जिनको हमको मानना पड़ता था, और किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस में या कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होने में भारतीय लोगों का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता था. ठीक है, इसीलिए काफ़ी लंबे अत्याचार के चलते हुए भारतीय लोगों को ये लगने लगा था कि जो भारत को अब किसकी नीड है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की नीड है, और एक ऐसी कंट्री बननी चाहिए जिसमें सब लोगों को इक्वालिटी मिले. ठीक है, और सभी लोगों का इक्वली पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट को फॉर्म करने में. यानी उनका ये मानना था कि भारत क्या हो, जब स्वतंत्र हो जाएगा, यानी वो प्लान कर रहे थे कुछ ऐसी पॉलिसीज और जिसके लिए जो भारत में स्वतंत्रता आने के बाद भारत का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा और फ्यूचर में किस तरीके से काम होगा. ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. ठीक है, फॉर्म हुई जिसमें आपके 300 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो 1946 में आपकी बनी, और एंड हैड रिटन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने भारतीय संविधान लिखा. वाइल राइटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो लोग आपका ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन या लिख रहे थे, तो दीज मेंबर्स केप्ट इन माइंड डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें उस समय चल रही थी. जैसे उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी उस समय लोगों को, जो मेंबर्स थे, कि इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे, डिफरेंट रिलीजन उनके हुआ करते थे, है ना, और डिफरेंट उनके कल्चर एक दूसरे से हुआ करते थे. तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए एक मेन उनका इम्पोर्टेंट टास्क था, इन चीज़ों को लेते हुए कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्ट हो कि सारे लोगों के इसमें जो इंटरेस्ट है या उनके बिलीफ्स हैं उनको कोई भी क्या नहीं हो, प्रॉब्लम वो लोग कोई भी फेस ना करें, और उनके हितों की भी रक्षा हो. तो इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी समय तक, लगभग 3 साल तक मीटिंग हुई, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो यहाँ पर कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स दिए गए हैं. लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट इज फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? दिस रेफर्स टू एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन द one level of government in the
कंट्री। इसका मीन ये है कि जब किसी भी कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होती हैं तो वो कैसा आपका होता है, फेडरलिज्म कहलाता है। जैसे आपको पता है इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, एट द सेंट्रल एंड द पंचायती राज एट द विलेज लेवल। जैसा आप पढ़ चुके हो कि हमारे भारत में 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। एक है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे वर्क करती है, और तीसरी है आपकी पंचायती राज जो विलेज लेवल पे या जिसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है भारत में कुछ ऐसी लिस्ट हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ईच गवर्नमेंट यानी हर जो आपकी टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है, उससे रिलेटेड लॉज बनाती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी अलग लॉज कानून बनाती है स्टेट्स आपकी रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है। ऐसे ही जो विलेज लेवल की आपकी है वो विलेज से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। और वेयर द ईच टायर गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम, और उसमें ये भी स्पेसिफाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर टायर की गवर्नमेंट है जो वो कहाँ से मनी यानी उनको कहाँ से पैसा प्राप्त होगा वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, फॉर द वर्क दैट डज यानी जो काम करेंगे उनके लिए पैसा उनके पास कहाँ से आएगा। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सभी लोग उन पॉलिसीज और लॉज को मानेंगे और उनके हिसाब से चलेंगे जो हर लेवल की गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और जो आपकी विलेज लेवल पर करती है पंचायती राज। रीड किया व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड वो अपने अलग अलग लॉज बनाती है। तो सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 आपके लिस्ट में डिवाइडेड हैं। एक है यूनियन लिस्ट जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाती है। ऐसे स्टेट है वो आपकी स्टेट से रिलेटेड कुछ लॉज हैं उनसे आपके जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिसमें यूनियन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए दोनों ही वर्क करती हैं या रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे यूनियन लिस्ट है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी ये नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है और इसमें नेशनल राष्ट्रीय तौर पर कानून बनाए जाते हैं। यूनियन अलोन कैन मेक, इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही क्या बना सकती है, कानून बना सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे डिफेंस से, बैंकिंग से, करेंसी से, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। स्टेट लिस्ट में जिसमें आपका इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, लोकल और स्टेट इम्पोर्टेंस की बात आती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अलोन यानी स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर क्या बना सकती है, अपने कानून बना सकती है। और इसमें आते हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स से रिलेटेड या एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड लॉ मेकिंग होती है। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनियन और स्टेट दोनों ही क्या बनाते हैं, अपने लॉज बनाते हैं, यानी दोनों यानी आपके जो है स्टेट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाती है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका कॉमन जो आपका दे रखा है इंटरेस्ट के होते हैं, जैसे बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम द लॉज लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, आपके मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन से रिलेटेड। तो ये सारे कुछ यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिससे आपके स्टेट और यूनियन जो है वो लिस्ट दे रखी है। नाउ देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके दोनों ही वर्क करते हैं, पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं।
अब जो सेकंड आपका इम्पोर्टेंट की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो आप देखते हो हमारे यहाँ पर क्या है, हम अपने जो लीडर्स हैं उनको खुद इलेक्ट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा ही होता है। यहाँ पर हर सिटीजन को, ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। मीन्स देश के हर नागरिक को, हर सिटीजन को अधिकार है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में, वो अपने लीडर को खुद चुन सकता है और कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमको क्या प्रोवाइड कराई गई है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी एक एज, और वो आपकी एज क्या है? 18 ईयर्स। ठीक है, जो व्यक्ति 18 ईयर्स का हो जाता है उसको राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार होता है और वो अपने अकॉर्डिंग अपने लीडर को या रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमको क्या मिला हुआ है? राइट टू वोट यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक मताधिकार, जहाँ पर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, कोई भी उसका हम कह सकते हैं किसी भी रेस से, कोई भी रिलीजन हो या कोई भी कास्ट का हो। तो ये आपके पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। जो आपके पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, एक प्रेसिडेंट और आपका लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वो सदस्य होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं, है ना। जो आपके इलेक्शंस होते हैं ना, जिसमें आप अपने लीडर्स को चुनते हैं वोट देके, तो वो आपके लोकसभा में जाते हैं, लाइक एमपीज। तो यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ थर्ड इज की फीचर सेपरेशन ऑफ पावर्स। मीन्स देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर 3 ऑर्गेन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, विधानमंडल, रेफर्स टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल। यानी जो हमारा विधानमंडल होता है उसमें जो हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है, इलेक्शन के बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुनकर जाते हैं, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं और वो लॉ मेकिंग का वर्क करते हैं, यानी कानून बनाने का अधिकार इनको होता है। द एग्जीक्यूटिव जो सेकंड ऑर्गन है इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी जो आपकी पावर है इनकी क्या है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं लोगों के, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? जो लॉ मेकिंग की गई है, ठीक है, अब उनको इम्प्लीमेंट करें, यानी उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना और उनको गवर्नमेंट जो हमारे आपके नॉर्मल पीपल हैं उनसे उनको क्या कराना? फॉलो कराना, ये उनका काम होता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड है आपका इम्पोर्टेंट फीचर द जुडिशरी। जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। जुडिशरी का मीन ये है कि जो ये बिलोंग करती है आपकी किससे? कोर्ट से, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कोर्ट से, यानी इट्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट। आप देखते हो जो हमारे यहाँ पे कोर्ट सिस्टम है, जो जस्टिस देने का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं वहाँ पर, है ना। तो जितना भी हमारा कोर्ट सिस्टम है वो क्या कहलाता है? जुडिशरी, यानी जो लॉ मेकिंग की गई, ठीक है, फिर उन लॉ को क्या कराना? इन्फोर्स करना और इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का वर्क, और जुडिशरी का उन लॉज को जो नहीं मानता है तो वहाँ पर क्या करना? पनिशमेंट देना या कोई उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ये किसका काम होता है? जुडिशरी का होता है, ठीक है। ईच ऑर्गन मेंशन अबव द एक्ट्स इट चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स द गवर्नमेंट, दिस इंश्योर्स अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल ऑफ 3। यानी हर ऑर्गन जो है, ठीक है, चेक करता है अदर ऑर्गन के, यानी एक गवर्नमेंट का वर्क, दूसरी जो आपकी
एक ऑर्गन का वर्क दूसरे ऑर्गन चेक किया जाता है इनका समय समय पर, और इंश्योर ये करता है कि जो पावर्स हैं, ठीक है, तीनों की, वो क्या रहे, उनमें बैलेंस बना रहे और एक प्रॉपर्ली आपका वर्क होता रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक और फीचर इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नेक्स्ट अपनी वीडियो में रीड करेंगे।